गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ब्लू आइज में। दोस्तों, ये हमारी 8वीं वीडियो है जिसमें हम हिंदी माध्यम में मेंस जनरल स्टडी के आंसर राइटिंग को प्रैक्टिस करते हैं और साथ में हम आपको बताते हैं कि जो टॉपिक होते हैं उस टॉपिक को आप कैसे डिकोड करोगे और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करोगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज की जो वीडियो होगी वो 2 सेशन में होगा। पहले सेशन में मैं आपके साथ बात करूंगा जो मैंने 7वीं नंबर वीडियोज़ में जो क्वेश्चंस दिया था उसके आंसर्स को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और आज की जो टॉपिक होगी भारत का आर्थिक इतिहास, उसकी टॉपिक को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, उसके डायमेंशंस को आपको मैं बताऊंगा और साथ में मैं बताऊंगा कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे वहां से डेटा निकाल सकते हो। और साथ में आज का एक क्वेश्चन भी होगा जो आज का भारत का आर्थिक इतिहास है उसके ऊपर, ठीक है, उसके बेस्ड ऑन एक क्वेश्चन होगा। तो आज की हम वीडियो को लेकर के चलते हैं फ्रेंड्स। आज का वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे जो 7वीं नंबर वीडियो की क्वेश्चन थी। देखो, 7वें नंबर वीडियो में मैंने क्वेश्चन दिया था कि भारत में राजनीतिक वामपंथ के मूल, ऑरिजिन और डेवलपमेंट, विकास के बारे में आप बताइए और साथ ही यह बताइए कि भारत के जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें उसकी भूमिका की भी जांच करें। ये क्वेश्चन आपको था और ये आपको 250 शब्दों में इसके जवाब आपको देने थे। तो आप लोगों ने काफ़ी अच्छा आंसर लिखा दोस्तों, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए आज के क्वेश्चंस का देखते हैं क्या एनालिसिस आपको करनी थी और कैसे इस क्वेश्चंस को आपको पार्ट बाय पार्ट करके लिखना था। देखो ध्यान से, सबसे पहली बात यह है कि इस क्वेश्चन को हमने 4 भाग में डिस्ट्रीब्यूट किया है, 4 पार्ट में किया है और इस पार्ट में आपको आंसर्स लिखने थे। ऐसे क्या होता है कि जब आप आंसर लिखते हो ना तो आपके मन में जो भी आ रहा है आप लिखते जा रहे, एक फ्लो ही नहीं बन पाता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि आप जब क्वेश्चन लिख रहे हैं तो कम से कम पहला जो पैराग्राफ लिखे हो, जो दूसरा पैराग्राफ लिखो, तो ऐसा लगे कि पहला पैराग्राफ के बाद दूसरा पैराग्राफ है। कहीं कहीं पेंसिल ऐसा हो रहा है कि जो लाइन पहले पैराग्राफ में होना चाहिए वो 5वें लाइन में आ जा रहा है, 5वें पैराग्राफ में आ जा रहा है, चौथे पैराग्राफ में आ जा रहा है। तो इस चीज़ को ही ध्यान में रख करके हमने क्वेश्चंस को एनालिसिस जो सिनॉप्सिस तैयार करते हैं इसको फॉर्मेट करने की कोशिश किया है। देखो, हमने 4 भाग में बांटा है जिसमें से पहले भाग में आपको दिख रहा होगा भूमिका, ठीक। दूसरे पार्ट में आपको इसके पूरे विश्लेषण करनी थी। इस सेक्शन में, ये सेक्शन आपको दिख रहा है, इसमें विश्लेषण करना था कि क्या उसकी शुरुआत होती है, कैसे होती है और साथ में आपको राष्ट्रीय आंदोलन की जो वामपंथी, जो सेकंड का क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में तो आपको ये बताना है कि वामपंथ है क्या, वामपंथ का राइज कैसे होता है, ये फर्स्ट पार्ट में आपको बताना था क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट में ये बताना था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन उसकी भूमिका क्या थी और जो लास्ट था वो था हमारा कंक्लूजन। देखो, कंक्लूजन नाम से कोई अलग शब्द मत लिखना है आंसर राइटिंग में, ठीक है। उसमें सिर्फ पैराग्राफ चेंज करके आप एक ओवरव्यू दे देना कि आखिर इसका क्या योगदान रहा, पॉजिटिव रहा कि निगेटिव रहा, क्या योगदान रहा वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। कोशिश ये करना है कि जब नेशनल मूवमेंट की जब बात करो ना तो देखो, हर किसी ने अपने स्तर से आज़ादी के लिए लड़ा है, ऐसा बात नहीं है। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि इन्होंने नहीं लड़ा, लेकिन हाँ, तरीका अलग हो सकता है, लेकिन डेस्टिनेशन सबका फ्रीडम ऑफ इंडिया ही था। इस बात को दिमाग में रखिएगा जब आप नेशनल मूवमेंट के क्वेश्चंस को लिख रहे हो। तो चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे महात्मा गांधी हो। सुभाष चंद्र बोस चाहे जिस साध्य के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने की कोशिश करें, महात्मा गांधी जिस साध्य के द्वारा करें, तो साध्य और साधन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट गोल क्या था? फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश, यही वही बात थी ना। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो इनके योगदान में एक पॉजिटिव वे आपको लिखना है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर जो स्टेप 1 था, जो पैराग्राफ 1 में आपको लिखना था, भूमिका लिखना था। मैंने यहाँ पे क्लियर लिखा है कि भूमिका में आप वामपंथ के इतिहास को मत लिखिएगा। यहाँ पे आपको वामपंथ के इतिहास को न लिख करके आपके वामपंथ की जो थोड़ी विचारधारा है यदि आपको पता है तो उससे आप आंसर को शुरुआत कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे ये लिख सकते थे कि राजनीति में देखोगे कि पॉलिटिक्स में आप क्या देखते हो कि जो लेफ्टिस्ट हैं, जो वामपंथी लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के जो हैं, वामपंथी विचारधारा के जो है, उसका संबंध आप किससे देखते हो? उसको साम्यवाद से देखते हो, आप समानता से देखते हो। तो आप ऐसे लिख सकते थे कि राजनीति में वामपंथ विचारधारा का संबंध साम्यवाद और समानता से है। उसी में एक लाइन और जोड़ देते कि वामपंथी जो थे पूंजीवादी उद्योग का समर्थन नहीं करते थे, उद्यमों का समर्थन नहीं करते थे और समाजवाद और साम्यवाद के विचार को सेंटर में रखते थे, सामने रखते थे। साथ में वो समाजवाद और साम्यवाद के विचार को रखते ही थे, नागरिकों के बीच में समतावाद का, समानता का बात करते थे ना। यही चाहते थे ना कि नागरिकों के बीच में क्या हो? एक समतावाद हो, एक समानता हो, चाहे वो आर्थिक हो या चाहे वो सामाजिक हो। तो इस 2 लाइन को यदि आप जोड़ देते हैं, दिस इज ब्यूटीफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ योर भूमिका, इंट्रोडक्शन जिसको बोलते हैं। तो इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा हो जाता है और ये क्वेश्चन आपका शुरू में ही दिख जाता है कि आपके क्वेश्चन पे आपकी पकड़ कैसी बनती है, ठीक है। अब देखो, सेकेंड पॉइंट में ये कह सकते थे, यहाँ पे कह रहा है कि चेंज करना है कि कैसे वामपंथ की शुरुआत होता है।
आप शुरुआत आप यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रो टाइप का कर सकते हो कि कैसे देखोगे कि जब इनका वामपंथ का संगठन बनता है, सीपीआई की गठन की बात होती है, आप देखते हैं ना कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी क्या, सीपीआई जैसी भारत में प्रमुख वामपंथी पार्टियों का गठन होता है, ठीक है। तो देखोगे कि इस पे प्रभाव ना काफ़ी तुमको दिखेगा। ये आपको सबसे महत्वपूर्ण विकास तो इसमें देखोगे कि जो रसिया में जो रिवॉल्यूशन होता है, रशियन रिवॉल्यूशन होता है 1917 में, उस समय के दौरान आप देखो उसकी घटना को, आपको पता ही होगा कि कैसे जो एम.एन. रॉय होते हैं, एम.एन. रॉय जाते हैं आपका रसिया में, जो कम्युनिस्ट पार्टी का इंटरनेशनल कम्युनिस्ट पार्टी का कॉन्फ्रेंस होता है, उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं। फिर वो ताशकंद आते हैं, ताशकंद में आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 1920 में वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करते हैं ना। फिर उसके बाद कैसे देखते हो, फिर उसके बाद देखते हो कि कम्युनिस्ट विचारधारा जैसे कांग्रेस लेबर पार्टी और बॉम्बे हो गया, पंजाब में तुम देखते हो कीर्ति किसान पार्टी, और मद्रास में आप देख लो लेबर किसान पार्टी। ऐसे बहुत सारे आधार बना करके इन संगठनों को आप बता सकते हो कि कैसे ये फले फूले। अरे गेटिंग माय पॉइंट। तो इस तरह से आप देखोगे कि इन्होंने इन सब संस्थाओं को बना करके क्या करते हैं, ये भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में एक सक्रिय रूप से क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो इस चीज़ को लेकर के, एम.एन. रॉय को लेकर के, सीपीआई की भूमिका को लेकर के आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कर सकते थे। तो ध्यान रखना कि जो सेकेंड पार्ट में आप जो क्वेश्चन का सिर्फ सेकेंड पार्ट एनालिसिस करोगे ना, तो उसमें उसके थोड़ा सा शुरुआत को लेकर के, उसकी हिस्ट्री को लेकर के, अब थोड़ा बहुत प्रेजेंट सिचुएशंस को लेकर के कि कैसे आज उनका हट भी रहे हैं, आज अब सीपीआई की उस तरह की बात नहीं हो रही है। तो इस तरह से भी इनका एक डिक्लाइनेशन भी आपको दिखती है, लेकिन डिक्लाइनेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। थोड़ी बहुत बात यदि कर सकते हो 1947 के बाद कि ये किस तरह से भारत की जो 1947 के बाद जो इकोनॉमिक पॉलिसी बनी, उसमें कहीं ना कहीं समाजवाद का रूप थोड़ा सा प्रभाव दिखता ही है कि क्योंकि नेहरू जो है वो काफ़ी हद तक रसिया की तरफ उनका झुकाव आपको दिखता है। तो सवाल ये उठता है कि भाई भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन है उसमें वामपंथी की भूमिका के लिए मैं बात करूँ तो देखो होता क्या है, आपको ध्यान में एक चीज़ होना चाहिए फ्रेंड्स, आपको याद होना चाहिए कि जो वामपंथ था उनका कैसे इन्वॉल्वमेंट होता है। इन्वॉल्वमेंट देखोगे इंडियन नेशनल मूवमेंट में तो कैसे इन्वॉल्वमेंट होता है, आपको ध्यान में होगा कि एक समय ऐसा आता है कि लेफ्टिस्ट मूवमेंट क्या होता है कि जो मेन स्ट्रीम नेशनल मूवमेंट होता है ना, नेशनलिस्ट मूवमेंट जो होता है मेन स्ट्रीम का, वो काफ़ी वैक्यूम क्रिएट कर देता है। आप देखते हैं ना कि 1905 के बाद स्वदेशी आंदोलन के बाद आप देखते हो कि किस तरह से मिलिटेंट नेशनलिज्म की होता है। क्यों? क्योंकि अब कांग्रेस जो है नरम दल और गरम दल में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, इन्होंने एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया, तिलक कहीं और चले गए, अरविंद घोष कहीं और चले गए, तो एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। उस वैक्यूम को फुल करने की कोशिश कौन करता है, आप देखोगे आ जाते हैं मिलिटेंट नेशनलिज्म, उग्रवादी राष्ट्रवाद आ जाता है ना। तो उस चीज़ से आप देखते हो कि वहाँ पे उसी तरह से आप देखोगे कि 1917 के बाद की बात मैं बताऊं तो उसमें देखोगे एक तरह से कांग्रेस में ना कुछ वैक्यूम की क्रिएशन होती है, कुछ क्रिएट होती है, तो उसकी वैक्यूम को फुलफिल करने में आप देखोगे कि जो वामपंथ है, लेफ्टिस्ट मूवमेंट है, ये आकर के फुलफिल करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके जो थर्ड और सेकेंड पार्ट में उसमें इस तरह से इंफॉर्मेशन को लिख सकते थे। जो चौथी पॉइंट मैंने बात की जिसमें लगभग मैंने 50 से 75 शब्दों की बात किया है, इसमें देखो आपको बताना है कि कंक्लूजन देना है। अब कंक्लूजन में आप देखते हैं कि वामपंथ आंदोलन को जो आंदोलन होता है उसको ज़्यादा सराहना ना इंडियन नेशनल मूवमेंट में नहीं मिलती है। ठीक, दूसरी बात कि इनकी जो वामपंथी जो थे उन्होंने अपने तरीके से, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, वो अपने तरीके से स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका निभाते हैं। ठीक, और देखते ये भी पता है आपको कि किस तरह से इनका विभाजन भी हो जाता है, जिसको एक आप बोलते हो ना कि वामपंथी दक्षिणपंथी होता है ना। 1934 में आप क्या देखते हो कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सीएसपी की स्थापना हो जाती है। उसमें आप देखते हैं कि नेहरू हो गए, जीबी पंत हो गए, बोस हो गए, उन्हें सीएसपी का समर्थन किया। और धीरे धीरे कांग्रेस भी देखते हो कि उनका भी आइडियोलॉजी दो पंथों में, मतलब एक तरफ वामपंथी हो गए और एक तरफ देखते हो अब दक्षिणपंथी। तो इस तरह से इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाता है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कवर कर सकते थे, और ये मुझे लगता है कि इस तरह से क्वेश्चन को यदि आप शुरुआत करते हो तो आप एक अच्छा आंसर की लिखने की ओर कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस आंसर को लिखिए, जो क्वेश्चन आपने लिखा है उस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखना इस पैरामीटर पे कि क्या आपने इस टाइप से लिखा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दिस इज द आइडियल आंसर, दिस इज द माई ओपिनियन, बट नट सेल में मैं ये कहूँगा कि क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चंस लिखने का तरीका अलग अलग होता है, हर स्टूडेंट अपने तरीके से आंसर लिखते हैं, लेकिन बात यह है कि डिमांड जो होगा वही लिखोगे ना।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या कह रहा हूँ कि क्वेश्चन ठीक है, आप अपने अपने तरीके से तो लिखोगे, लेकिन अपने तरीके से अपने मन से थोड़े ना लिख दोगे, जो क्वेश्चन का डिमांड होगा उसे तो फुलफिल करोगे ना। शुरुआत करने का तरीका अलग हो सकता है कोई डायग्राम बना दे, हो सकता है कोई पॉइंट में लिख दे, कोई हो सकता है पैराग्राफ में लिख दे, लेकिन जो पूछा जाएगा वही लिखोगे ना। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, मैं आज की जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगा वो डिस्कशन टॉपिक का हमारा ये है कि भारत का आर्थिक इतिहास को लेकर के मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है और डायमेंशंस कवर करने की कोशिश किया है। इस डायमेंशन को आप कैसे अपने पेपर्स में इम्प्लीमेंट करोगे और कैसे जब भी आप कहीं से पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं आप तो कैसे आप डेटा को यहाँ से फाइंड आउट करोगे, इस चीज़ को मैंने बताने की यहाँ पे डिस्कशन करने की कोशिश की है, जो काफ़ी आपको एक ब्यूटीफुल सेशन जाएगा और आपको लगेगा कि यू गेट समथिंग बेटर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब भारत का आर्थिक इतिहास में आपको मैंने यहाँ पे बताया कि ये जो टॉपिक होगा आपका वो मेंस और पीटी, मैं दोनों के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि मेंस के लिए आप कैसे यहाँ से पॉइंट निकालोगे और आप प्रीलिम्स के लिए कैसे यहाँ से पॉइंट निकालोगे, ठीक है। अब देखिए, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि देखो, भारत का जब आर्थिक इतिहास आप पढ़ते हो ना तो इसमें हमने 4 टॉपिक में डिस्ट्रीब्यूट किया। पहला आपको दिख रहा होगा भारत में हस्तशिल्प का ह्रास, दूसरा आपको दिख रहा है कृषि का वाणिज्यीकरण, और तीसरा दिख रहा है कि आधुनिक उद्योग का विकास, और चौथा आपको दिखता है ड्रेन वेल्थ, धन का निष्कासन का सिद्धांत। और ये टॉपिक में ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें आपको मिलेगा, और ये सारे जो हैं डिपेंडेंट हैं ये पूरे हिस्ट्री को लेकर के चलने में, किस तरह से भारत की इकोनॉमिक स्थिति ड्रास्टिकली नीचे जाता है, वो चीज़ें आपको यहाँ से पता चलता है। इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए मैंने आपके सहूलियत के लिए, आपके फ़ायदे के लिए मैंने एक काम किया है कि इस टॉपिक को मैंने 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है। 3 पार्ट में क्या किया कि मैंने सबसे पहले 18वीं सदी की बात की। हमने डेटा आपको यहाँ से कर दिया कि 18वीं सदी में आप देखते हो मर्केंटाइलिस्ट युग होता है, एरा होता है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कहते हैं, ब्याज केवल पैसा बनाने के लिए, उनका ध्येय सिर्फ पैसा कमाना होता है भाई। उनका यहाँ पे कोई डेवलपमेंट करने के लिए वो नहीं आते हैं, वो सिर्फ चाहते हैं कि हमसे जितना यहाँ से हम लूट सकें वो लूट करके हम ले करके जाएँ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसके बाद मैंने इस टॉपिक को देखा कि 19वीं सदी के शुरुआत में कैसे इनकी पॉलिसीज चेंज होती है। ब्रिटेन में औद्योगिक पूंजीवाद आता है, मुक्त व्यापार का युग शुरू हो जाता है, लेकिन आप देखोगे कि भारत के भीतर ही व्यापार करने के लिए ना कस्टम ड्यूटी लगा देते हैं, और तब यहाँ से कहानी और शुरू हो जाएगी। जो वेल्थ ड्रेन की बात, जो आपको मैंने इस शुरू के स्लाइड में ही आपको एक पिक्स दिखी होगी, उन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और ऐसे बात नहीं, सबसे पहले व्यक्ति तो थे दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इकोनॉमिक को लेकर के बात किया था, लेकिन और भी हैं, आरसी दत्त भी हैं। तो ऐसे यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन देखोगे, एक बार क्वेश्चन तो इन्होंने डायरेक्ट ये बुक का हेडिंग ही दे दिया था और पूछा था कि भाई इसका नाम बताओ, इसके राइटर कौन है। तो ऐसे सिंपल से क्वेश्चंस भी थे, लेकिन उस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। ट्विस्ट क्या कर दिया उसने, ये बोल दिया कि किन किन लोगों ने ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इकोनॉमिक को लेकर के बात किया, तो उसमें आरसी दत्त थे, किस तरह से, तो मैं आगे आपको पॉइंट में डिस्कस भी करूंगा, ठीक है। अब देखिए, इस टॉपिक को जब मैंने कहा कि मैंने 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है, 18वीं सदी में की शुरुआत में देखो, 18वीं सदी में ले लो, 19वीं सदी के शुरुआत में देख लो, और 19वीं सदी के जो दूसरे पार्ट्स में भी देखोगे कि किस तरह से विदेशी निवेश की बात होती है, कॉलोनी में अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन शुरू हो जाता है, तो उस तरह से कैसे ये अपनी पॉलिसीज चेंज करते हैं। तो इनकी पॉलिसीज बहुत ध्यान से देखने वाली बात है कि कैसे इनकी पॉलिसी बार बार एक दूसरे से चेंज होती है, ये चीज़ें आपको दिखेगी, ठीक है। तो इस तरह से जब आप टॉपिक को पढ़ना, और ध्यान रखना कि ये जो चैप्टर आप पढ़ोगे उसके लिए आप क्या करना कि राजीव अहिर की जो स्पेक्ट्रम की बुक है ना, उस स्पेक्ट्रम की बुक को ले लेना, उसमें थोड़े से फैक्ट्स भी तुम्हें मिल जाएंगे जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। और यदि किसी के पास बुक है बिपिन चंद्रा की, तो आप बिपिन चंद्रा की भी बुक यहाँ से फॉलो अप कर सकते हो, जहाँ पे आपके इसके कंटेंट मिलेगा। और यदि आपको कंटेंट नहीं मिलता है तो आप मुझे पिंग करना, टेलीग्राम पे आप मुझे पिंग कर सकते हो, या आप कमेंट सेक्शन में जाकर के फ्रेंड्स कमेंट करना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में होगी और आप उसको कोशिश करना पढ़ने का, ठीक है। और जो वीडियोस फर्स्ट टाइम देख रहे हैं व्यूवर्स, मैं उनके लिए बता दूं दोस्तों कि आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि देखिए हिंदी मीडियम के लिए मैं एक अच्छी इनिशिएटिव शुरू किया हूं और मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूं। ऐसा भी नहीं है कि एक वीडियोस मैंने आज डाला और एक वीडियो पता नहीं 10 दिन के बाद है, 20 दिन का, ऐसा नहीं है। कंटिन्यूटी मेंटेन है और आपको एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ पर अपने आंसर लिख सकते हो। और खास करके देखो, प्रीलिम्स हो या मेंस हो, फाइनल डेस्टिनेशन तो आपका क्वालिफाई करना है, एग्जाम पास आउट करना है। ऐसा तो नहीं है कि हाँ सिर्फ प्रीलिम पास करना है, सिर्फ मेंस पास करना है, ऐसा तो होता नहीं है।
तो आपका फाइनल डेस्टिनेशन, और फाइनल डेस्टिनेशन तभी कवर आप कर पाओगे जब तक कि आपके मेंस में अच्छे नंबर्स नहीं आते हैं। और अच्छे नंबर्स लाने के लिए यूपीएससी की जो वास्ट सिलेबस है, एक्चुअली ये वास्ट कहा जाता है लेकिन वास्ट तो नहीं, सिस्टमेटिक सिलेबस है। इसको आपको ऑन द टंग ऑन द फिंगर आपको रखना पड़ेगा। ऑन द टंग ऑन द फिंगर है तो फिर कोई आपके रोक नहीं सकता। आप 100% श्योरिटी रखिए, आप सक्सेस होंगे। ठीक है, अब देखिए मैंने इस टॉपिक में तो मैंने बताया आपको कि कैसे भारतीय हस्तशिल्प का ह्रास हुआ, कैसे धन का निष्कासन, मतलब ये टॉपिक मैंने डिस्कस नहीं किया आपके साथ, मैंने आपको ये पॉइंट आउट कर दिया। ये बुक में आप जाएंगे बहुत अच्छे से कंटेंट ऑलरेडी जो मैंने बात की है राजीव अहिर की और जो मैंने बात की बिपिन चंद्रा की, उनके बुक में कंटेंट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर दे रहा हूँ, उस तरह के पॉइंट्स आपको हो सके ना मिले तो ध्यान रखिएगा। जैसे इसमें जो मैंने मेन पॉइंट बोला था कि आपको धन की निकासन बोलते हैं, जिसको आर्थिक पलायन भी तुम बोल सकते हो। देखो एक्चुअली हुआ क्या कि अंग्रेज से पहले ना भारत में जो लोग भी आए ना वो यहाँ बस गए, वो यहाँ से लूट के नहीं ले गए, वो जो यहाँ लूटा वो यहीं इन्वेस्ट किया अधिकतर। ठीक है, लेकिन जो ब्रिटिश थे ना वो यहाँ लूट करके ले जाने के लिए आए थे, वो यहाँ पे कुछ बनाने उनाने के लिए नहीं आए थे कि यहाँ पे हम मंदिर बहुत बड़े बड़े ताजमहल और लाल किला बनवाएंगे, ऐसा नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो उनका काम था कि किसी तरह से भारत से जितना लूट सको लूटो और इसको ले करके जाओ। कहा जाता है कि गंगा यमुना की पानी को निचोड़ करके टेम्स में उड़ेल देते थे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? टेम्स लंदन कहते वहाँ पे उड़ेल दिया जाता था। तो इस तरह से जब पॉलिसीज आप इसको पढ़ोगे, इकोनॉमिक हिस्ट्री इन ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इतना मार्मिक घटना घटती है, इतनी मार्मिक स्थिति होती है कि पढ़ करके ही आदमी को इतना गुस्सा आता है। सोच रहे हो? तो समझिए कि इनकी क्या पॉलिसी थी। उन्होंने कभी, अंग्रेजों ने कभी भी अपने भला के अलावा कोई काम यहाँ किया ही नहीं। तो यहाँ पे आप देखते हो कि धन का जो निष्कासन है, जो आर्थिक पलायन की बात करते हैं, आप देखते हैं कि जो भारत का जो राष्ट्रीय उत्पाद होता है, आर्थिक पलायन है क्या? सिंपल सी बात में ये समझो। देखो भारत का जो राष्ट्रीय उत्पाद है, जो अपने लोगों के लिए, उनके अपने लोगों के उपभोग के लिए जो उपलब्ध नहीं था, लेकिन राजनीतिक कारणों से आप देखोगे कि वो ब्रिटेन को तरफ जाता है, टुवर्ड द ब्रिटेन जाता है, ब्रिटेन के तरफ जाता है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ब्रिटेन को दिया जाता है और उसकी कोई आर्थिक प्राप्ति नहीं होती है, कोई उसका फिजिकल रिटर्न नहीं आता। बात समझ आई? एक चीज़ देखना कि जो बुद्धिजीवी होते हैं ना, अपने आप को जो बुद्धिजीवी बोल रहे थे, उन्होंने शुरू में ना अंग्रेजों का बहुत सपोर्ट किया। उन्हें यह लगता था कि अंग्रेज आएंगे भारत में, नवीनतम टेक्नोलॉजी लाएंगे, पूंजीवादी आर्थिक संगठन बना के आधार पर उन्होंने कहा कि भारत का आधुनिकीकरण करेंगे। लेकिन 1860 के आसपास यह मोह भंग हो जाता है बुद्धिजीवियों का। उन्हें लग गया कि भाई भारत में अंग्रेज कुछ डेवलपमेंट ना करने वाले हैं, ट्रेन रेलगाड़ियाँ लेकर के आ रहे हैं, तो भारतीयों को डेवलपमेंट करने की रेलगाड़ी नहीं लेकर के आ रहे हैं, वो इसलिए लेकर के आए ताकि बंदरगाह तक सामान लेकर के जाएं, लोगों का शोषण कर सकें और इंग्लैंड को राजा बना सकें। हैं? तो आप देखते हो कि उसी बीच में दादा भाई नेरोजी ने, जो इनको कहा जाता है, दादा भाई नेरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इन्होंने औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का बेजोड़ शानदार विश्लेषण करते हैं। और उसी समय इन्होंने एक पब्लिश होती है बुक, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, में आर्थिक पलायन का सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। और इनका सपोर्ट में देखोगे बहुत सारे लोग फिर लिखते हैं, जस्टिस गोविंद रानाडे हो गए, आर.सी. दत्त हो गए, जिन्होंने भारत का आर्थिक इतिहास लिखा, जी.के. गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, सुब्रमण्यम अय्यर हो गए, पी.सी. रे हो गए। तो ऐसे बहुत सारे परमानेंट लीडर थे। फिर इनको लगा कि भाई अंग्रेज जो है हमें लूटने के लिए हैं, और ये स्थिति, यदि भारत गरीब है, भारत की इतनी गंदी स्थिति हो रखी है, तो इसका कारण ब्रिटिश हैं। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से आप देखोगे कि ये पॉइंट आगे बढ़ता है। ईस्ट इंडिया कंपनी, मैंने जैसे आपको बताया कि जो भारतीय जो संपत्ति वो अर्जित करते, जो संसाधन था, उसका कुछ हिस्सा ना वो निर्यात, मतलब भारत से तो बाहर चला जाता था, लेकिन उसके एवज में भारत में नहीं आता था। इसी बीच में आप देखते हो कि एक कहानी आती है होम चार्जेस का। आर यू गेटिंग पॉइंट? एक पॉइंट आता है कि होम चार्जेस क्या है। होम चार्जेस पे भी काफ़ी बात करते हैं। देखोगे कंपनी के द्वारा क्या होता है कि 1858 तक ब्रिटिश सरकार द्वारा अब भारत की ओर से लंदन में देखते हो कि एक व्यय किया जाता है, जो खर्च किया जाता है कंपनी के द्वारा, उस पर शेयर धारकों को जो भुगतान किया जाता है, जो लाभांश किया जाता है, या लंदन में लिए गए ऋण पर कंपनी द्वारा भुगतान किया जाता था, ब्याज दिया जाता था, या लंदन में कोई कर्मचारी काम कर रहा है
ये उसकी सैलरी हो गई, उसकी पेंशन होगी, कहा भाई तो भारत के पैसे से, भारत के अकाउंट से ही पैसे दिए जाएंगे। दूसरा कि जो अधिकारियों को पेंशन था, भारत में काम करती थी लेकिन लंदन से रिटायर हो चुकी थी, ऐसा भी था। और जो लंदन में जो नागरिक के लिए, जो सैन्य के लिए जो खरीद होती थी, उसकी जो लागत होती थी, उससे भी भारत के अकाउंट से पैसे जाते थे। तो इसको बोलते थे कि होम चार्जेज है। इन लोगों ने क्या किया, जो बुद्धिजीवी थे हमारे, उन्होंने कंप्लेन किया कि भाई, उन्होंने बगावत थी, क्या होता है, विरोध किया कि जो लोग भारत लंदन में काम करें उसको भारत सरकार क्यों पैसा दे रही। इंडियन गवर्नमेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी जो के जगह पे जो ब्रिटिश हुकूमत थी भारत में, वो क्यों चार्ज कर रही है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये होम चार्जेस है। और ध्यान रखना कि जो वेल्थ ड्रेन होता है उसके कुछ प्रभाव दिखते हैं, उस प्रभाव को थोड़ा सा ध्यान में रख करके चलना। जैसे कि देखोगे इसका जो निकासी का प्रभाव होता है उसमें आप देखते हैं कि जो राष्ट्रीय आय होता है उसका कुछ हिस्सा भारतीय लोगों के लिए उपलब्धि नहीं हो पाता। भारतीयों का अत्यधिक शोषण किया जाता है, एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। भारत में कोई पूंजी निवेश नहीं होता है। भारत में जो हस्तशिल्प है वो उद्योग पूरा का पूरा इन्होंने बर्बाद कर दिया। कोई ब्रिटेन में देखते हो कि तेजी से उसका औद्योगिकीकरण किया जाता है, हाँ किया जाता है ना। भारत में जो गरीबी थी, इतनी स्थिति खराब थी, उसका कारण भी जो धन की जो निकासी थी, इनके धन का जो पलायन था, वो कंसेप्ट इनका यहाँ काम करता था। इन सबों के कारण देखोगे कि धन की जो ड्रेन वेल्थ जो सिद्धांत था इनका, दादा भाई नौरोजी का, भाई राष्ट्रवाद के राइजिंग में ना बहुत मदद करता है। लोगों को लग जाता है कि अब ये अंग्रेज को भगाओगे तब ही कुछ होने वाला है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो इस तरह से आप समझोगे कि कैसे इन्होंने इन्फॉर्मेशन को एक्सेस किया। धन निकासी के अकॉर्डिंग आप देखते हैं कि उसके प्रभाव को अत्यधिक शोषण के रूप में, कोई पूंजी निवेश नहीं, पूरा का पूरा बुनकर उद्योग, पूरा का पूरा हस्तशिल्प उद्योग बर्बाद कर दिया। और ब्रिटेन में तो इन्होंने औद्योगिकरण किया ही किया, भारत तो बेचारा गरीब के गरीब, मतलब जो भारत एक्सपोर्ट किया जाता था उसको पूरे के पूरे इंपोर्ट पे डिपेंड करा दिया। आप कुछ एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे, उद्योग आपका खत्म। बात समझ में आ रही है। तो ये सब चीज़ें बहुत आप देखेंगे, इस टॉपिक को पढ़ोगे ना तो तुम्हें एक ओवरव्यू बन जाएगा कि गरीबी आज की, खास करके एक चीज़ और ध्यान देना, यूपी को देख लो, बिहार को देख लो, जितना शोषण इन लोगों को, बंगाल को देख लो, वेस्ट बंगाल को देख लो, जितना शोषण हुआ है इस एरिया में, थोड़ा बहुत शोषण नहीं किया इन्होंने, बहुत ज़्यादा शोषण किया। तो ओवरऑल इनका शोषण तो पूरे भारत में दिखता है, लेकिन इन 3 राज्यों को थोड़ा सा ज़्यादा ही इन्होंने शोषण कर लिया। चलो, आज का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को मैंने ये कहा कि इस क्वेश्चन को आपको टेकल करना है जो मैंने इस पे दिया है, और इस क्वेश्चन का जवाब आपको फ्रेंड लगभग 150 शब्दों में देना है। क्वेश्चन यह है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुक्त व्यापार नीति ने किस प्रकार भारतीय कपड़ा कुटीर उद्योग को हानि पहुंचाई। मतलब कि 19th सेंचुरी में आपको बताना है कि जो मुक्त व्यापार था, फ्री ट्रेड जो नीति थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात कर लो, इनकी जो कंपनी की जो फ्री ट्रेड की जो पॉलिसी थी उसने किस प्रकार भारतीय उद्योग को, देखोगे भारतीय कपड़ा, और खास करके यहाँ पे बात करना है कुटीर उद्योग और कपड़ा का, तो देख लेना कि कैसे जो कहा जाता है कि यहाँ की सूती, यहाँ का मलमल का डिमांड लंदन और पश्चिमी देशों में था, वो किस तरह से गिरता है और किस तरह से औद्योगिकीकरण के कारण की व्यापार पॉलिसी के कारण किस तरह से ये ड्रास्टिकली बर्बाद होता है। इसकी बात आपको इस क्वेश्चन के जवाब में करना है। फ्रेंड्स, ये टॉपिक था आज हमारा जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। जो फ्रेंड्स फर्स्ट बाइट वीडियोस देख रहे हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो दूसरी, तीसरी, चौथी बार देख रहे हैं मैं उनके बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ कि आपने कंटिन्यू हमें इतना प्यार दिया। आप बस इस वीडियो को जरूर लाइक करें। देखिए, आपके लाइक से, आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है, और मुझे भी लगता है कि यस, आई वर्क विथ ए फर्टाइल माइंड ऑफ द बोलते हैं इंडियन यूपीएससी एस्पिरेंट। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक फर्टाइल ब्रेन के साथ मैं काम कर रहा हूँ, ये मुझे भी बहुत खुशी मिलती है। आपका जब सब्सक्रिप्शन करते हो, आप जब आप लाइक करते हैं, आपके कमेंट आते हैं, मैं कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। जो भी डिमांड आपकी होती है मैं कोशिश करता हूँ उसको पूरा करूँ। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैं यही कहूँगा, स्टे होम और थैंक्स फॉर वॉचिंग।